गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटेट का चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। टॉपिक ना हो के वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2019 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, जिसका फर्स्ट पार्ट सीडीपी, जिसमें 30 क्वेश्चन है। उन 30 क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और आप तक कुछ बात कहनी भी है। तो फ्रेंड, बात यह है कि मैं जिस तरह चाह रहा हूँ कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ, सीटेट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, उसी रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जब आप मेरे चैनल पे आओ तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस को आप देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे अधिक से अधिक हमें एनर्जी मिले, अधिक से अधिक हमें बूस्ट मिले, ताकि ऐसे और अच्छे वीडियोस मैं आपके पास लेके आऊँ। फ्रेंड्स, आप एक बात ये भी जानते हो कि इस समय ये सीटेट हुआ कि ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है, जिसमें देश में हज़ारों ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको इसके कोर्सेज करा रही हैं, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, और पेड करा रही हैं। मैं आपको ये कोर्सेज फ्री देने की कोशिश कर रहा हूँ, या आपको मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, लेकिन मेरे सामने भी मजबूरी ये है कि मेरे को भी यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरह से अपने लेक्चर आगे देता रहूँ फ्यूचर में, तो उसके लिए अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करो, उसको वॉच करो और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करो। फ्रेंड्स, तभी जाके मैं इस चैनल को आगे ग्रो कर पाऊँगा। अगर चैनल आगे ग्रो कर पाऊँगा तभी मैं आपके लिए आगे वीडियोज़ भी लेके आ पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट थी, आप तक ये बात शेयर भी करनी थी, तो मैंने वो चीज़ शेयर भी की। तो आइए फ्रेंड्स, समय ना वेस्ट करते हुए चीज़ में आगे बढ़ते हैं। आपको 2019 दिसंबर का सीटेट पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, सीडीपी सेक्शन 30 क्वेश्चन का बाईलैंग्वेज, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, विद डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आया है 2019 सीटेट दिसंबर में। एक क्वेश्चन आया है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। आपका ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि या प्री नेटल पीरियड। सेकेंड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। थर्ड ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था या मिडिल चाइल्डहुड। चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था या एडोलसेंस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि प्रश्न कह रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मीन्स वो ये प्रश्न पूछना चाहता है कि बच्चा जो भाषा सीखना शुरू करता है, उस भाषा में जो वो जब उस भाषा को और डीपली समझना चाहता है, तो वो क्रिटिकल स्टेज कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन जन्म पूर्व अवधि, जो गलत है, क्योंकि जब बच्चा पैदा नहीं होगा तो वो भाषा बाद में सीखता है, पहले बच्चा पैदा होता है फिर सीखता है। ऑप्शन नंबर 4 है किशोरावस्था, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि तब तक बच्चा ग्रो कर चुका होता है और वो सब भाषा सीख चुका होता है। अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, और ऑप्शन नंबर 3 है मध्य बाल्यावस्था या मिडिल चाइल्डहुड। अब इन दोनों ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, मैं बता दूँ, सेकेंड ऑप्शन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड, वो आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा कि भाषा की शुरुआत कब करता है। इसमें ये पूछा है कि भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मतलब वो क्रिटिकल टाइम पीरियड पूछा है जब बच्चा भाषा को सीखने में कठिनाई महसूस करता है या भाषा के अंदर उसको कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगती है। तो वो जो आपका पीरियड होता है वो 8 से 10 साल के आसपास आता है, जो आपका मध्य बाल्यावस्था में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, मध्य बाल्यावस्था या मिडिल चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ठीक है, मीन्स आपसे ये पूछ रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, उसमें से चारों में से कौन सी स्टेज उस सिद्धांत के अंदर आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? ऑप्शन नंबर ए प्रसुप्ति अवस्था या लिटेंसी स्टेज, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास या सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ ऑप्शन है उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था या इंडस्ट्री वर्सेस इंफॉर्मलिटी स्टेज।
तो फ्रेंड्स जैसे कि इसमें आपको मैंने पहले कहा है कि आप कभी भी सीटेट का पेपर देने जाओ तो आपको क्या करना है, पहले उन ऑप्शन को हटाना है जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तभी जाके आप अपने जो क्वेश्चन है उसके क्लियर आ पाओगे। तो मीन्स इसको हम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपका डिक्लाइन थ्योरी कहते हैं कि आपको 4 ऑप्शन में पहले 2 ऑप्शन वो निकाल देना जिसका कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन से, बाकी बचे 2 ऑप्शन में आपको एक राइट टिक करना होगा, तभी आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था या लेटेंसी स्टेज, तो वो स्टेज नहीं हो सकती है क्योंकि उन्होंने जो नैतिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था वो उन्होंने जो दिया था उसमें प्रसुप्ति अवस्था का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। इसका नंबर 3 ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये ऑप्शन जो है ये जीन प्यारे साहब की थ्योरी का है, ठीक है। जीन प्यारे साहब का स्टेज नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड नहीं है। चौथा ऑप्शन है उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि कोहलबर्ग साहब ने जो मैं सिद्धांत दिया वो नैतिक विकास पे दिया है, ना कि औद्योगिक विकास पे। तो ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन आपका ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफन pays more attention to boys than girl. This is an example of। आपके ऑप्शन है जेंडर पक्षपात या जेंडर बायस, दूसरा ऑप्शन है जेंडर पहचान या जेंडर आइडेंटिफाई, तीसरा ऑप्शन है जेंडर संबद्धता या जेंडर रेलिवेंस, चौथा ऑप्शन है जेंडर समरूपता या जेंडर कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं जेंडर बायस का क्वेश्चन पिछले 2-3 बार से सीटेट में मोस्टली पूछा जा रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं जल्दी आपको वीडियोस लाने वाला हूँ उस पर कंटेंट पे पूरा, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जेंडर पहचान जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो होगा जेंडर आइडेंटिफाई, ये ऑप्शन गलत होगा। तो जिसका अब इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जेंडर बायस का, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अध्यापक है उसके सामने एक बालिका है और एक बालक है, तो वो उसके अन दोनों के बीच में विभेद नहीं कर सकता, उसको समावेशित रूप से दोनों को सेम चीज़ पढ़ानी है, दोनों के बीच में किसी भी तरह का जेंडर बायस नहीं कर सकता। जेंडर बायस मीन्स ये होता है कि वो किसी भी तरह का जेंडर पक्षपात नहीं कर सकता, मतलब वो क्लास में बच्चों को ये नहीं, मतलब 2 बच्चों को डिवाइड नहीं कर सकता कि गर्ल्स का जो है वो अलग कुछ और है, बॉयज़ का कुछ अलग है। उसको जो भी पढ़ाना है वो एक मर्यादित भाषा में समावेशी रूप में पढ़ाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ भी आपको पहला ऑप्शन मिले जेंडर पक्षपात मिले या जेंडर बायस मिले, आपको वो ऑप्शन ठीक करना है। तो इसका जो है नंबर 3 ऑप्शन है जेंडर संबद्धता, जो नहीं होगा, जेंडर रेलिवेंस नहीं है। चौथा है जेंडर समरूपता, जेंडर कंसिस्टेंसी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जेंडर पक्षपात या जेंडर बायस आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर इस पे आ गया जेंडर बायस पे। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? आपके ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, एम्फेसिंग जेंडर स्पेसिफाइज रोल। नंबर 3 ऑप्शन है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, या चौथा ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, या जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले कहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा वो है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करे कि बालक और बालिका समान होते हैं, दोनों में कोई भी चीज़ करने की क्षमता समान होती है, दोनों में वो क्षमता होती है कि वो किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कार्य बालक कर सकता है या कोई विशेष कार्य लड़की कर सकती है। इसलिए यहाँ पे जेंडर बायस से रिलेटेड जो ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा या डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, ये ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? Which of the following theorists, while viewing children and active seekers of knowledge, face the influence of social and cultural contents? आपके ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, नेक्स्ट ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, नेक्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, नेक्स्ट ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे ये पूछा गया है सामाजिक और सांस्कृतिक थ्योरी, सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी है? इसका सिंपल सा है वॉटसन साहब नहीं है आंसर, वॉटसन साहब होगा नहीं। जीन पियाजे साहब हैं, उन्होंने जो है वो मानसिक संरचना के ऊपर, स्कीमा के ऊपर या संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपनी थ्योरी पेश की है। चौथा ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग साहब। लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत पे अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ठीक है, वाइल वर्किंग ऑन ए जिंसा पजल 5 years old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky as. ठीक है, तो वाइगोत्स्की साहब का जो ये सिद्धांत है, इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच, या हम इसे आप ये भी कह सकते हैं इसकी सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है जोर से बोलना, टॉक अलाउड। तीसरा ऑप्शन है पाड़ या स्कैफोल्डिंग। चौथा ऑप्शन है आत्म केंद्रित या एगोसेंट्रिक स्पीच। तो गाइस इसमें हम ऑप्शन गलत से लेना शुरू करेंगे। सेकंड ऑप्शन है जोर से बोलना, टॉक अलाउड। तो यहाँ पे टॉक अलाउड नहीं है क्योंकि वो खुद से बातें कर रही है कि उसे एक नया टुकड़ा चाहिए दाग नीला वाला जिससे वो जूता बन जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। नंबर 3 है पाड़ ढांचा या स्कैफोल्डिंग। पाड़ या स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे वो किसी से सहायता नहीं ले रही है, वो अपने आप को काम कर रही है। अगर कोई इसमें सहायता करता तो इसका आंसर ये ठीक होता, बट ये ऑप्शन भी गलत है। आत्म केंद्रित वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच, और पहला बचा व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, तो आत्म केंद्रित वार्ता और ईगोसेंट्रिक स्पीच या प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता में से 2 ऑप्शन में से एक ठीक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है आत्म केंद्रित वार्ता। वो आत्म केंद्रित वार्ता यहाँ पे गलत होगा क्योंकि वो जो अपने बात कर रही है वो अपने आप से बात कर रही है, ना कि जो है कि वो ये कह रही है कि नहीं जी हमको तो कोई वो इगोस्टिक लेवल में नहीं कह रही है। उसको एक अपना वो आपको जिंसा पहली के थ्रू आपको उसको एक कंप्लीट वो करना, फिगर कंप्लीट करना, जिसके लिए उसको एक टुकड़ा चाहिए ब्लू वाला। वो अपने आप से कहती है, सेल्फ टॉक करती है, व्यक्तिगत वार्ता करती है कि नहीं यार ये ब्लू वाला नहीं, दूसरा डार्क वाला ब्लू अगर मिल जाएगा तो ये जो आपका पजल्स हैं ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा, व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रबलन या रीइंफोर्समेंट। सेकेंड ऑप्शन है अनुबंधन या कंडीशनिंग। थर्ड ऑप्शन है मॉडलिंग या मॉडलिंग। फोर्थ ऑप्शन है पाड़ या स्कैफोल्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ये पूछा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया उसके रेफरेंस में मैंने आपको उसका आंसर दे दिया है। बच्चों को संकेत देना तो आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। तो जब हम बच्चे को सहायता प्रदान करते हैं तो ऐसी हम जो कंडीशन होती है उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं या हम उसे पाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन प्रबलन गलत है, दूसरा अनुबंधन गलत है, मॉडलिंग गलत है। इसका चौथा ऑप्शन पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग ये ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? Which of the following behaviors characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? परिकल्पित, पहला ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार, हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग, प्रपोजिशनल थॉट। सेकंड ऑप्शन है संरक्षण या कक्षा समावेशन, कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। थर्ड ऑप्शन है अस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, डिफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणता, मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो इसमें फ्रेंड्स पहले हम उन ऑप्शंस को हटाएंगे जिसका इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही गलत है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है संरक्षण और कक्षा समावेशन। तो संरक्षण और कक्षा समावेशन के लिए जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है अस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, डिफर्ड इमिटेशन या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस या वस्तु स्थायित्व। ये जो आपका गुण है वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज के बाद जब आप बच्चा उसमें आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, तो उसमें आपके जो होता है ये क्वालिटी पाई जाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा है प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुत्क्रमणता, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट और मेक बिलीव प्ले, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो है परिकल्पित निगमनात्मकता या साध्यात्मक विचार, हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग या प्रपोजिशनल थॉट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है वो आप जानते हो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से लेकर 12 वर्ष के बीच में होती है अकॉर्डिंग टू मिस्टर जीन पियाजे। तो बच्चा इसी स्टेज में जाता है, तो इस स्टेज की जो क्वालिटी है वो आपका है हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग और प्रपोजिशनल थॉट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से पियाजे की संरचना है। Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? पहला ऑप्शन है स्कीमा, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन अधिगम, तीसरा ऑप्शन है अनुबंधन, चौथा है प्रबलन। फर्स्ट ऑप्शन इज स्कीमास, सेकंड ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थर्ड ऑप्शन इज कंडीशनिंग, फोर्थ ऑप्शन इज रीइंफोर्समेंट। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, पहले भी ये क्वेश्चन मतलब आपको मैं करा चुका हूँ आप मेरे जो लेक्चर्स में। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो जीन पियाजे साहब की थ्योरी थी, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, स्कीमा शब्द का यूज़ हुआ है। स्कीमा क्या होता है कि जो बच्चे के दिमाग में विचारों का पैटर्न होता है उसे हम स्कीमा कहते हैं, या जिसे हम मानसिक संरचना भी कहते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन अवलोकन अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग गलत ऑप्शन है। अनुबंधन या कंडीशनिंग ये भी गलत ऑप्शन है। फोर्थ रीइंफोर्समेंट ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 स्कीमास इसका ठीक ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों समझना, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर। फोर्थ ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, मेकिंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब जो हम असेसमेंट करते हैं बच्चे के लिए उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। एनसीएफ कौन से उद्देश्य को प्राथमिक मानता है? तो विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना ये कोई उद्देश्य नहीं है एनसीएफ का। एनसीएफ ने पहले कहा है कि स्टडी विदाउट बर्डन, तो ये तो आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, तो ये भी उसका ऑप्शन नहीं कि बच्चे को हम ये देखें कि कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है कौन सा बच्चा पढ़ने में वीक है, इस चीज़ को हम जो है नहीं उसमें वो कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर। नंबर 4 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड। तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीएफ ने हमेशा ये कहा है कि बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं और जो हमारा आकलन होता है, आकलन का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है
कि बच्चे ने कितना सीखा और उसकी सीखने में कौन सी कमियां रह गई। ये दो चीज़ जो है वो आपका एनसीएफ मानता है। और इस हिसाब से पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, तो एक गलत हो जाएगा क्योंकि श्रेणी निश्चित करने के लिए हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो बच्चों को भी डिफ्रेंशिएट करना नहीं होता, ठीक है। और नंबर्स के आधार पर हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नंबर 4 ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों की रैंकिंग निर्धारित करना नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है कि बच्चों ने जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, और अगर उनको कोई अपना कुछ उनकी क्यूरियोसिटी है या उनका कुछ मतलब ऐसा जो है कि बच्चे की कुछ मतलब जो कन्फ्यूजन्स हैं उन चीज़ को उनको दूर करना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एज द बर्थ टाइम ऑफ बर्थ ओनली। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी फैक्टर एंड ए सिंगल ट्रेट। चौथा ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इंटेलिजेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है बुद्धि एक निश्चित योग्यता जो जन्म से समय ही निर्धारित होती है, तो ये गलत है क्योंकि बच्चे की बुद्धि को विकसित करने के लिए इन्वायरमेंट की भी उतनी ज़रूरत होती है जितना उसकी हेरिडिटी की ज़रूरत होती है। मतलब वंशानुगम और वातावरण दोनों की आवश्यकता बच्चे को बुद्धि को तीव्र करने के लिए होती है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा तथा निर्धारित किया जा सकता है। हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं होता कि हम बुद्धि को मापें, हमारा ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम बुद्धि को किस तरह डेवलप करें। सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि एक एकारात्मक अकारक तथा एक एकांकी विशेषक है। तो बुद्धि जो होती है वो एक कारक नहीं होती, हर बुद्धि में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। हर बुद्धि में 3 से 4 मिनिमम मैक्सिमम क्वालिटीज़ होती हैं, मिनिमम से मैक्सिमम, कि हर बुद्धि का जो आपका आईक्यू लेवल है वो भी अलग अलग होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है, जो बिल्कुल सही है। बुद्धि जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, एक बुद्धि के द्वारा बालक कई चीज़ों में आगे जा सकता है। जटिल योग्यताओं का एक समूह है, इसका मतलब ये होगा कि बुद्धि के अंदर जो स्कीमास बनते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। मतलब वो जो होता है एक योग्यता, मतलब कोई बच्चा टैलेंटेड है तो वो कई तरीके से थॉट करेगा, कई तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकारात्मक समाधानों के बारे में सोचती है। इन्हीं में काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टराइज ऑफ ए और एन। पहला है सृजनात्मक विचारक या क्रिएटिव थिंकर, दूसरा है अभिसारिक विचारक या कॉग्निटिव थिंकर, तीसरा है अनम्य विचारक या रिगिड थिंकर, चौथा है आत्म केंद्रित विचारक या इकोसेंट्रिक थिंकर। तो ऑप्शन नंबर 2 अभिसारिक विचारक, कन्वर्जेंट थिंकर, ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा क्योंकि इसमें हमारा ये देखना है कि वो एक जो उसका कि मतलब अपने जो उसका क्वेश्चन है वो ये कहता है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, ठीक है, और इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, ठीक है। तो वो अधिक से अधिक सोचने की कोशिश कर रही है, अधिक से अधिक सृजन करने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। अभिसारिक विचारक या कन्वर्जेंट थिंकिंग ये गलत हो गई। अनम्य विचारक या रिगिड थिंकर ये भी गलत है। चौथा है आत्म केंद्रित विचारक या ईगोसेंट्रिक थिंकर, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है सृजनात्मक विचारक या क्रिएटिव थिंकर ये सही है क्योंकि बच्चे की बुद्धि को हम अधिक से अधिक क्रिएटिविटी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए अगर रूही के सामने कोई समस्या का समाधान है उसको वो कई तरह सोचती है, तो ये एक सृजनात्मक बालक की पहचान है। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका इसमें होगा वो ऑप्शन आपका जो है ठीक होगा, सृजनात्मक विचारक या क्रिएटिव थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के साथ सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन ए सिचुएशन ऑफ लेस परसेप्शन
वो ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्रेव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड। क्वेश्चन फिर से सुनिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्रेव्ड ग्रुप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड। पहला ऑप्शन है बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। लोअर हर एक्सपेक्टेशन फॉर सच स्टूडेंट्स। चौथा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार चौथा ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। तो बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन द सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए डिप्रेव्ड ग्रुप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। लोअर हर एक्सपेक्टेशन फॉर सच स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्ट अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। तो बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों की सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब ये पूछा है कि एक शिक्षक अधिक से अधिक क्या कर सकता है अगर उसकी क्लास में जो ऐसा बच्चे हैं जो पढ़ाई में या किसी खेल में कम रुचि ले रहे हैं, उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। ये एक बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि अगर बच्चे की कमियों को हम दूर नहीं करेंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो ये भी गलत है। अगर हम बच्चे को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन है अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चे को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी भी ये कहता है अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख पाता है तो टीचर को चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करे और बच्चे को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को डैश इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। तैयार नहीं करना चाहिए, शुड नॉट प्रिपेयर, कभी कभी तैयार करना चाहिए, शुड ओकेजनली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। फोर्थ ऑप्शन है तैयार करने के लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए, शुड डिस्करेज द परसेप्शन ऑफ। तो इसमें पूछा गया एक समावेशी कक्षा या इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है उसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, मतलब उस टीचर को अधिक से अधिक क्या करना चाहिए। समावेशी कक्षा वो होती है जिसके अंतर्गत गरीब से लेकर अमीर हर जाति वर्ग विशेष धर्म का बच्चा पढ़ता है। मतलब एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे हर तरह का बच्चा पढ़ने आता है, ऐसे क्लासरूम को हम समावेशी या इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है कभी कभी तैयार करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि टीचर जो है अपनी योजनाओं से जो डिप्रेस होके डिस्करेज हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक है, उस को बहुत ही प्रॉपर वे में उसको जो है वो प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया इंक्लूड्स। यहाँ ये पूछा है कि डिस्लेक्सिया के बच्चे को क्या कमी होती है। पहला ऑप्शन है न्यून अवधान विकार, अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर। दूसरा है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंट इन रीडिंग। तीसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह, पढ़ने की क्षमता या इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। चौथा ऑप्शन है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, एंगेजिंग इन रिपेटिव लोकोमोटर एक्शंस। तो न्यून अवधान विकार या अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर होगा नहीं, क्योंकि डिस्लेक्सिया जो होती है वो पठन विकार होता है।
बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, इसी चीज़ को हम डिक्लेशिया कहते हैं और ये सीटेट में लगभग हर साल पूछा जा रहा है। डिक्लेशिया, डिस्फेशिया, डिसलेक्सिया, इन सबसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता या इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, पठन विकार, ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत या द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स। दूसरा ऑप्शन है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का अभिव्यक्ति, ए सिंपैथिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड। थर्ड ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ए राइट्स बेस्ड ह्यूमैनिटिक पर्सपेक्टिव। चौथा ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। तो गाइस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो समावेशी शिक्षा होती है उसका हमेशा ये पर्सपेक्टिव होता है कि सभी बच्चों को जो है एक साथ मिला के पढ़ें, उनके जो बिहेवियर है उन सबको आपस में मैशअप करके चले। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का व्यक्ति, सिंपैथिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, हाँ ये ऑप्शन को हम होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये ऑप्शन गलत है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। चौथा ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि समावेशी कक्षा में जो होता है मिश्रित छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उसका व्यावसायिक शिक्षा से फिलहाल कोई मतलब नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का अभिव्यक्ति, सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, और पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ठीक माना गया है वो माना गया व्यवहारवादी सिद्धांत को या बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो 2 ऑप्शन जो काफ़ी हद तक सही हैं, पहला ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा ऑप्शन है आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिव्यक्ति, सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो उनको जो फुल डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए समावेशी कक्षा में नहीं होता, उनके लिए एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। अगर बच्चा मतलब आँखों से उसको पूरा डिसऑर्डर है तो वो उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाएगा, सुनने में दिक्कत है तो वो उसको उस तरह से बाय एक्शन पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बहुत बारीकी से रखा गया, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का अभिव्यक्ति। अशक्त बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है वो आपका अलग से जो है वो आपका रूम्स होते हैं। समावेशी शिक्षा में मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बच्चे के हैसियत के हिसाब से या बालक की जो पारिवारिक स्थिति है उसके हिसाब से कोई मतभेद ना किया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल ये सही होगा कि सभी बच्चों का जो व्यवहार है उसको मैशअप करना, क्योंकि अगर गरीब बच्चा है अगर उसको अमीर बच्चा पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं अमीर बच्चे का कॉम्प्लेक्स होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स को दूर करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इसमें ठीक ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरिटी। ऑप्शन नंबर है यंत्रवाद करने पर आधारित है, बेस्ड ऑन रूट मेमोराइजेशन, प्रबलन पर आधारित है, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, चौथा है अनुबंध द्वारा अर्जित है, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, चौथा है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो फ्रेंड इसका जो पहला ऑप्शन है यंत्रवत याद करना, ये कभी एनसीएफ नहीं कहता, तो गलत ऑप्शन है। नंबर 3 है अनुबंध द्वारा अर्जित करना, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, तो आपको कंडीशंस नहीं लगा सकते बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित हो, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। बच्चे को हमें मीनिंग जो है वो रटाने नहीं है, या बच्चे को हमें ट्रांसलेशन जो है वो नहीं सिखानी है,
पहला हमारा क्या होता है कि बच्चा पढ़े, उसके लिए हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे या उसको प्रॉब्लम देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रॉब्लम पर केंद्रित है, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। नीव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फोनिमेनन। ठीक है, बच्चों के इन सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए, शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, बच्चों को दंडित करना चाहिए, शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत पर बदल देना चाहिए, शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थॉट रिपेक्टिव मेमोराइजेशन। चौथा है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन ठीक नहीं होगा। बच्चों के सिद्धांतों का अनदेखा आप नहीं कर सकते हो, आपको बच्चे की क्वारीज पूरी करनी है, एनसीएफ ऐसा कहता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को दंडित करना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बच्चे को हमें दंडित नहीं करना। जो एनसीएफ की नई गाइडलाइंस आई है, जो आपका आरटीई एक्ट है, उसके हिसाब से आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हो, ये ऑप्शन भी गलत है। नंबर 4 पे प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देना। बच्चे की जो क्वारीज है आपको उसको फुलफिल करना है, ना कि उसकी क्वारीज को आपको चैलेंज करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, कि जो बच्चा पूछ रहा है, जो बच्चा बार बार उस चीज़ को पूछ रहा है, जो उसका सहजनुभूत सिद्धांत है, उसको अगर उसको समझ नहीं पा रहा है तो उसको एक ऐसे सिद्धांत में परिवर्तित कर दे जो बच्चा ईजिली सीख जाए। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 3 है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या व्यवस्था है, क्या विशेषता है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स। ऑप्शन नंबर 1 है, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहना चाहिए, इंक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। तीसरा, यंत्रवत याद करना, रूट मेमोराइजेशन। चौथा है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है, जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के क्या अनुभव करता है उसको हम प्लेस देते हैं, कि बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो हम उसको मानते हैं। तो पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, गलत ऑप्शन है। यंत्रवत याद करना, हमें बच्चे को रूट मेमोराइजेशन नहीं करानी है, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, हमें किसी भी तरह से बच्चे को जो है वो हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें सभी बच्चों को पढ़ाना देना, तो हमें सबको समावेशित रूप से पढ़ाना है। तो सेकंड ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यही ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से डैश है। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। पूर्णतः अलग, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम। दूसरा, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ऑफ। तीसरा, सन्निहित या इंटरवोमेन विद। चौथा, संबोधित नहीं या नॉन रिलेटेड टू। तो संवेग क्या होता है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड विच ईच अदर, कैसे वो हैं। तो पूर्णतः अलग गलत होगा, क्योंकि कॉग्निशन और इमोशंस एक दूसरे पे बेस्ड हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र एक दूसरे से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरा है सन्निहित, इंटरवुमेन विद। और चौथा संबोधित नहीं, तो चौथा संबोधित नहीं इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। थर्ड वाला सन्निहित, इंटरवुमेन विद, मतलब यही ऑप्शन ठीक होगा कि दोनों जो है वो एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ निहित हैं, सन्निहित हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चल रहा है, अभी आपका 20 क्वेश्चन हो गए हैं और 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। तो फ्रेंड्स बीच में फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत मेहनत लगती है मुझे आपके लिए लेक्चर लाने में। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए वो लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिससे सीधे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 2019 का मैं आपको जो है दिसंबर का जो आया था सीटेट का, वो मैं आपको पूरा प्रिपेयर करा रहा हूँ, पूरा मैं आपको डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देगा, लाइक ज़रूर कर देगा, कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन समझना है तो क्वारी कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो YouTube की गाइडलाइंस हैं अगर मेरा उसका फुलफिल नहीं होगा तो मैं आगे आपको लेक्चर्स ऐसे देना मुश्किल पड़ेंगे। तो कोशिश करिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी करवाइए, प्लस मेरे जो वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक देखिए, आपको पूरा सीटेट समझ में आ जाएगा, सीटेट के सारे टॉपिक्स लगभग आपको मिल जाएंगे। तो यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं और भी आगे दे सकूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स।
संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? Which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective? पहला है अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। सेकेंड है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रूट मेमोराइजेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिफ्लेक्टिव एसोसिएशन। चौथा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो आपको फ्रेंड्स ऑप्शन सुनते ही समझ में आ गया होगा कि चौथा ऑप्शन ठीक है। इसमें ये बोला गया अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। मतलब हमारी लर्निंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बालक को होता है कि उसको हम अधिक से अधिक जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाएं, उसको अधिक से अधिक जो है वो हम उसको संरचना जो अधिक से अधिक उसकी नॉलेज को जो है वो हम बूस्ट करने की कोशिश करें। हम उसको ऐसे जो उसको एटमॉस्फेयर प्रदान करें ताकि बालक अधिक से अधिक ग्रो कर सके। उसको अधिक से अधिक अवसर हमें देने हैं ताकि बालक जो है अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सके, बालक उन चीज़ को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सके। चौथा ऑप्शन ठीक है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। इज एन इफेक्टिव वे टू इंकरेज कंसेप्शनल चेंज। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट। यह अवधारणात्मक की समझ में अभाव पैदा करता है। कॉजेज गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को जो हम एग्जाम्पल देते हैं या उनको जो एग्जाम्पल नहीं भी देते हैं, जब उनको समझाते हैं तो उसको देने का क्या परिणाम होता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी जो आप समझाओगे बच्चे को एग्जाम्पल, उसका मकसद ये नहीं होता कि बच्चे को उसमें और ज़्यादा क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर भ्रांतियाँ इन द सेंस ये है कहीं ना कहीं उसके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी गलत है। हमें बच्चे की अवधारणाओं में अभाव पैदा नहीं करना, उसको मोटिवेशन करना है। नंबर 4 है, ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये ऑप्शन आपका जाएगा उसमें, मतलब ये ऑप्शन जो आपका है इसको आप होल्ड करोगे। ऑप्शन नंबर 1 है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 4 और नंबर 1 दोनों लगभग काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन हमें वो एग्जाम्पल इसको देखना है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। चौथा कह रहा है कि यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 उसके आगे बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे को जो है वो आपको मोटिवेट करता है। क्योंकि कोई भी लर्निंग हो, जब तक बच्चे को आप मोटिवेशन नहीं दोगे वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ मोर अप्रोप्रिएट। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। इज़ एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्शनल चेंज। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में जो आपका फोर्थ था, फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्शनल चेंज, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार दंड देने का प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है? Rapidly asking children to encourage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward। तो इसके ऑप्शन हैं, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, इंक्रीज इंटरेस्टिक मोटिवेशन। नंबर 3 ऑप्शन है, यह बच्चे को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
would encourage children to focus on the mastery rather than the performance goal. चौथा ऑप्शन है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है. डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग. तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए पुरस्कार और दंड देने से क्या प्रभाव पड़ेगा. तो आप ये जानते हो कि पुरस्कार दंड जो होता है वो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन देता है कि वो उस काम को और अच्छे से करे. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बाहरी प्रेरणा कम होती है, गलत ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 3 यह बच्चे को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये ठीक है, लेकिन निपुणता को करने के लिए नहीं करेगा. तो ये ऑप्शन गलत होगा. नंबर 3 ऑप्शन गलत है. 4 ऑप्शन है अधिगम में बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, तो बिल्कुल गलत है. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, इंक्रीज इंटरेस्टिक मोटिवेशन, ये ऑप्शन जो आपका कहेगा ये आप यहाँ बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं. निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग. ऑप्शन 1 शारीरिक दंड कॉर्पोरल पनिशमेंट. ऑप्शन 2 सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. ऑप्शन 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. ऑप्शन नंबर 4 निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन कॉन्स्टेंट कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन. तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन जो आपको दिए हैं, पहला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया कि दूसरा और तीसरा ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया कि पहला दूसरा तीसरा ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है कि दूसरा तीसरा और चौथा ठीक है. तो हम फिर देखेंगे कि ऑप्शन क्या है. शारीरिक दंड ये गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा. दूसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हाँ कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए हम उसको जो है वो हम उसको बूस्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है. ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 2 सही है. ऑप्शन नंबर 3 है सतत एवं समग्र मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी ठीक है, क्योंकि हमारे जो लर्निंग होता है उसके अंदर क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस आपका जो है इवैल्यूएशन होता है और कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ उसका जो है फुल इवैल्यूएशन भी होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ठीक है अब तक. ऑप्शन नंबर 4 क्या, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, हमें उसकी बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से नहीं करनी है. तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ठीक है. तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर राइट. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं. हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स इन चिल्ड्रन. पहला ऑप्शन है एक व्याख्यान देकर, बाय डिलीवरिंग ए लेक्चर. दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगात्मकता अवसरों की व्यवस्था करवा के, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट्स. तीसरा ऑप्शन है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल. चौथा है अन्वेषण पर परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन. तो इसमें पूछा है कि बच्चों की शिक्षक बच्चों की जटिल समस्याओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं. तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे जो एक टीचर है वो बच्चे की जो अवधारणा है उनको जटिल से सरल कर सकता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्यान देकर बाय डिलीवरिंग ए लेक्चर, गलत ऑप्शन है क्योंकि व्याख्यान उसको देना नहीं है. नंबर 2 है प्रतियोगात्मकता अवसरों की व्याख्या करके, हमें उसको अवसर देने हैं लेकिन उसको कंपटीशन के लिए हमको आगे नहीं लेके जाना है, हमें उसको कंपटीशन के लिए बूस्ट नहीं करना है, हमें भले ही उसको जो है हम उसको अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें प्रतियोगिता साथ जुड़ गई है. हमें बच्चे को तैयार इसलिए नहीं करना है कि कंपटीशन करे, हमें बच्चे को तैयार इसलिए करना है ताकि बच्चा फुल डेवलपमेंट कर सके अपना. ऑप्शन नंबर 3 है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, हमको बार बार उसको जो है वो ड्रिल्स नहीं देने हैं, हमें बार बार उसको जो है वो आपका अभ्यास नहीं कराना, उसको बार बार उसको हमको काम नहीं कराना. ऑप्शन नंबर 4 है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के. तो ये ऑप्शन ठीक है. गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो उसमें बच्चे को एक अन्वेषणकर्ता के रूप में बताता है एनसीएफ और आरटीई एक्ट. एनसीएफ आरटीई एक्ट और जो भी आप एनसीईआरटी हैं इन सब ने जो भी एक निचोड़ ये निकाला है कि बच्चे को आप खोज करने के लिए प्रोत्साहित करो, बच्चा खुद से सीखे, करके सीखे. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, ये ठीक है. बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज
फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ए प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। हमें वो ऑप्शन बताना है कि जो टीचर जो है बच्चे को जो एक मुश्किल में फंस गया है, किसी क्वेश्चन में फंस गया है या किसी टास्क में फंस गया है, उसको किस तरह से जो है अध्यापिका उसको जो है वो मोटिवेट करती है निकलने के लिए। पहला ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देके, ऑफरिंग मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड टू एवरी स्मॉल टास्क। सेकंड ऑप्शन है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देके, एम्फेसिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। नेक्स्ट ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके तथा दंडित करके, डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर। चौथा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देके उसको हमको पुरस्कार देना है, लेकिन हर कार्य के लिए नहीं देना, इससे उसकी आदत बिगड़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देके, हमें उसके केवल जो है रिएक्शन नहीं देखने, हमें केवल उस पर बल नहीं देना कि वो बच्चा किस तरह से हमको रिएक्ट करके हमको मतलब बता रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके, हमें बच्चे को बर्डन नहीं करना, हमें बच्चे को पैनिक नहीं होने देना, हमें बच्चे को मतलब जो है हर चीज़ में हर कंडीशन में उसको हमें जो है बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, उसके अंदर कमी है उसको दूर करना है। तो तीसरा ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित करके। दंड तो वैसे भी देने के लिए नहीं कहता आपका NCERT और NCF, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। हाँ, चौथा ऑप्शन है बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके, encouraging children to make initiative guesses and then brainstorming on the same। तो ये ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 आपका आता है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है? In which of the following periods does physical growth and development occur at a rapid pace? तो हमें वो स्टेज बतानी है जिस स्टेज में बच्चे का शारीरिक वृद्धि और उसका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट है वो तेज गति से होता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर 3 है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेंस। चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था एवं वयस्कता, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था में जो है बच्चे की जो है विकास तीव्र गति से नहीं होता। हाँ, शारीरिक विकास जो तेज गति से होता है, लेकिन हमें ऐसा बताना है जिसमें दोनों चीज़ें तेज गति से हों। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भले बच्चे का विकास तीव्र होता है लेकिन शारीरिक वृद्धि नहीं होती, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था और वयस्कता। तो जब तक बच्चा एडल्ट होता है तो उसके बाद तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो उसके अंदर डेवलप हो चुकी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, कि मतलब मध्य बाल्यावस्था में जो होता है और जो किशोरावस्था की जो आपका स्टार्टिंग एज होती है उसमें बच्चे का जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है जो शैशवावस्था में होता है, और बच्चे का जो आपका डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो जब बच्चा किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट का जो एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? पहला ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत चलता है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है विकास परिवर्तित होता है, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। थर्ड ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चौथा ऑप्शन है विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डोंट इन्फ्लुएंस इट। तो हमें वो सिद्धांत बताना है जो उसका सिद्धांत नहीं है, हमें उस सिद्धांत को बताना है जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है।
तो फ्रेंड बाल विकास के सिद्धांत मैंने आपको अपने टॉपिक्स में है, उसमें आप जाके देख लो, मेरे आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, उसमें लिंक मिल जाएगा, उसमें बाल विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि हमें वो ऑप्शन गैस करना है जो नहीं है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, होता है। विकास परिवर्तित होता है, हाँ ये मॉडिफाई भी होता है। थर्ड ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, यस। विकास जो होता है वो आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है और हमें गलत ऑप्शन पिक करना है। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। विकास सार्वभौमिक तो है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ भी इसे प्रभावित करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डोंट इन्फ्लुएंस इट। ये ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है लिटरली गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या कोडिंग। द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स। सेकंड ऑप्शन है जन्मजात विशेषताएं या इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड है पर्यावरणीय प्रभाव, द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। फोर्थ है आनुवंशिकता एवं परिणाम के बीच जटिल परस्पर क्रिया, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। तो गाइस इसके अंदर आपको मैंने बताया है कि एनवायरमेंट और हेरिडिटी, इवन एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, आनुवंशिकता और जो आपका विकास का जो आनुवंशिकता और जो आपका हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता और जो पर्यावरण होता है, दोनों ही बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका लेक्चर चाहिए हो तो आप जा सकते हो मेरे प्रीवियस उसमें, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको दोनों पार्ट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया द्वारा, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। ये चौथा ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गलत है, दोनों लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, गलत होगा। जन्मजात विशेषताएं, तो पर्यावरण कहाँ पे गया, तो गलत होगा। तीसरा पर्यावरण प्रभाव है, तो जन्मजात विशेषताएं कहाँ गई, ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी? पहला है परिवार एवं पास पड़ोस, फैमिली एंड नेबरहुड। दूसरा है परिवार एवं मीडिया, फैमिली एंड मीडिया। थर्ड है विद्यालय एवं मीडिया, स्कूल एंड मीडिया। चौथा है मीडिया एवं पास पड़ोस, मीडिया एंड नेबरहुड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले कहा था कि सामाजिकरण जो होता है उसमें 3 चीज़ होती हैं। बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण उसका परिवार करता है, बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण परिवार में होता है। सेकेंडरी जो उसका वो होता है, जो उसका मतलब सामाजिकरण होता है वो उसका कॉलेज और साथ के फ्रेंड्स होते हैं। तीसरा जो होता है वो आपका समाज होता है। तो यहाँ पे जो है पहला है परिवार एवं पास पड़ोस, तो ये गलत होगा क्योंकि ये प्राइमरी है। परिवार एवं मीडिया, ये भी गलत होगा कि परिवार जो है वो आपका प्राइमरी है। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय एवं मीडिया, हाँ ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि विद्यालय भी है और मीडिया भी है। फोर्थ ऑप्शन मीडिया एवं पास पड़ोस, तो ये तो कहीं से बनता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, स्कूल एंड मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। तो फ्रेंड इस तरह आपका 2019 का जो आपका दिसंबर का आया था सीटेट, ये उसका CDP का मैंने आपको पूरा जो है ये आपको मैंने इसमें लेक्चर कराया है, पूरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है विद एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा, आपको कोई भी टॉपिक अगर समझना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हुए वीडियोस आप उसको देखो और आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है ये प्रीवियस ईयर का 2019 का यहाँ पे CDP ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी CDPs देंगे, लेकिन फ्रेंड उसके अंदर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, ये बहुत फ्री लेक्चर, कोई किस तरह का भी इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मुझे लेक्चर देने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेरे को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं ये आपसे यही कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर मिल सकें तो फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, मेरे वीडियोस को आप वॉच करोगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो फ्रेंड्स इसी के बाद मैं आपको यूट्यूब पे और वीडियोस दे पाऊँगा। क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जब तक मेरे पास अच्छे उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेरे पास सब कुछ नहीं होगा तो मैं नहीं कर सकता वो चीज़।
तो मेरे को इस चैनल को आगे ग्रो करने के लिए, आप तक सारी नॉलेज देने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे वीडियोस देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। आपको सीटेट में कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।